अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। अभी हमने जो है वो इस लेक्चर के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है और वो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सारे के सारे जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के ये जो फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स हैं, ये आपने नाइन्थ केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से ये बातें जो है वो बेस बना ली हुई है अपनी। अब तो बस उनको एक दफ़ा रिवाइज करना है और थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स जो है वो इंक्रीज होंगी। बाकी मेन जो आपके कॉन्सेप्ट है वो वही हैं। एंड आई होप कि आपको जब मैं ये बातें रिपीट कर रही हूँ तो आपके माइंड में जो है वो बातें दोबारा से रिफ्रेश हो रही होंगी। अगर तो आपने 9th क्लास केमिस्ट्री के लेक्चर्स अच्छे से अटेंड किए हैं और अपने नोट्स लिए हैं तो फिर तो ये आपके लिए चैप्टर बिल्कुल 9th क्लास वाला ही चैप्टर है, अगर आपके कॉन्सेप्ट पीछे से क्लियर हैं तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और वो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। नाम से पता चल रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने केमिस्ट्री में एटम पढ़ा, एटम बेसिक होता है, फिर उसके बाद फिर मॉलिक्यूल बनता है एटम से मिलके, और फिर उसके बाद जो है फर्दर आगे चलता है सिलसिला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें नाम से पता चल रहा है कि ये किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो नंबर ऑफ एटम्स को हमें बताएगा, उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एज इट इज़ जैसे बुक पे लिखे हुए या डेफिनेशन वैसे लिख के बताना शुरू कर दूँ तो आप भी बोर हो जाओगे और इसके अलावा मुझे भी डिलीवर करने में शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है वो बताना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है केमिस्ट्री विद कॉन्सेप्ट। ओके, तो हम रट्टे से गुलेज करते हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखने जा रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है कि ये वो वाला फार्मूला होगा जो कि आपको क्या बताएगा, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताएगा इन आ मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर या फिर एक कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं उसको बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, उसके बाद फिर हमें वो क्या कहता है कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यहाँ पे एक कार्बन का एटम है प्लस 2 ऑक्सीजन के, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, 3। इसी तरह से अगर वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का अगर मॉलिक्यूल है तो इसमें कितने एटम्स हैं टोटल, इसमें 2 हाइड्रोजन के हैं प्लस 1 ऑक्सीजन का है, तो 3। ये जो तीन तीन हैं, इनके एटम्स के नंबर जो इस मॉलिक्यूल पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर हमें बताए जा रहे हैं, शो हो रहे हैं, वो क्या है, इसका नंबर ऑफ एटम्स, जो कि हमें इसके मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे बताता है, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद वो कहता है कि जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज C6H12O6 है, तो इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन एटम्स का नंबर है वो 6 है, जो हाइड्रोजन एटम का नंबर है 12 है, और जो आपके पास ऑक्सीजन का नंबर है और ऑक्सीजन एटम्स का जो एटम्स जितने मौजूद हैं वो 6 हैं। जैसे कि अगर ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसमें कार्बन एटम्स का नंबर 6 है, हाइड्रोजन एटम्स का नंबर 12 है और ऑक्सीजन एटम्स का नंबर 6 है। यानी कि इतने इतने एटम्स मिलकर ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसमें कोई अभी तक मुश्किल बात है, मुझे तो कोई मुश्किल नहीं लगी। अगर आपको लगी है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। बिल्कुल वही बातें हैं 9th क्लास वाली, और कुछ भी जो है फिलहाल हम इसमें न्यू नहीं पढ़ रहे फिलहाल। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग ये हमने देख लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, उसके अलावा हम उसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख ली। अब हम नेक्स्ट चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पे। तो रिलेशनशिप क्या है बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं अगर छोटी सी फॉर्म में लिखती हूँ ना अगर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बिल्कुल ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अगर नोट्स बना रहे हो तो वेरी गुड, लेकिन अगर टेस्ट वगैरह में आ जाता है इस तरह से तो आपने शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, अदरवाइज आपके मार्क्स भी जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब यहाँ पे होता क्या है, हमारी जो केमिस्ट्री है ना, ये बड़ी ही एक डिसेंट सी किताब है। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप को स्टडी करने जा रहे हैं जो कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान में है। तो अब यहाँ पे हम कुछ ऐसे डिस्कस करेंगे कि दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। ओके, कि एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिफरेंट है तो क्यों है, और अगर इन दोनों का आपस में रिलेशन है तो वो क्या है। सबसे पहले तो कंपाउंड जिसका एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। क्या होता है भाई, कुछ मॉलिक्यूलर कंपाउंड ऐसे होते हैं have same empirical and molecular formula, और वो कौन से होते हैं,
वो जैसे कि हमारे पास आ गया वाटर है, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अलावा और क्या है, अमोनिया है, और क्या है, और क्या है जी हमारे पास, अमोनिया है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अलावा सुक्रोज है, C6H12O6, C6H12O11। तो ये हमारे पास सुक्रोज का फॉर्मूला है। ओके, C12H22O11, सॉरी, C12H22O11 मैं ग्लूकोज का लिख गई। तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होता है, जैसे कि ये जो मैंने आपको कंपाउंड बता दिए, तो इन्हीं कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि हमने स्टडी से पता लगाया है कि इनके जो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो बनते ही यही हैं, तो सेपरेट करने का कोई रीज़न यहाँ पे उनको नहीं दिखा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने कह दिया कि इनका सेम होता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है कि अब कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला इंटीग्रल मल्टीपल भी हो सकते हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ, बाज़ दफ़ा क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो उसमें एम्पिरिकल फार्मूला जो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एम्पिरिकल फार्मूला का। सम कंपाउंड्स हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि n के साथ मल्टीप्लाई होता है एम्पिरिकल फार्मूला के साथ। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर है, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो n जो है वो बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल को शो कर रहा है कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ कंपाउंड्स का ऐसा होता है कि एम्पिरिकल फार्मूला को n के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आता है। जैसा कि यहाँ पे अगर बात की जाएगी किसकी, C6H12O6 की, तो यहाँ पे जो इनका जो एम्पिरिकल ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना वो 6 टाइम्स मल्टीपल है एम्पिरिकल फार्मूला का, यानी कि अगर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखें तो वो होगा CH2O। तो यहाँ पे अगर n यहाँ पे मैं लिख दूँ इसकी ब्रैकेट के बाहर, तो n इज इक्वल टू अगर 6 किया जाए तो 6 जब इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 है तो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो, 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा और यहाँ पे फिर 6, तो ये एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के n नंबर से मल्टीप्लाई होके तो हमें मिलता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है जी, इस तरह से बेंजीन का भी सेम यही केस है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, तीसरा पॉइंट आ जाता है जी, तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है, अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। ठीक है, सम कंपाउंड्स डोंट हैव एम्पिरिकल फार्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, जैसा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसका नहीं होता है आयनिक कंपाउंड है, NaCl है, और इसी तरह से कोई भी और अगर आयनिक कंपाउंड है तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, रिलेशनशिप को शो करें किसके दरमियान में, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में। हम उसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि कुछ कंपाउंड, सबसे पहली बात हमने क्या डिस्कस की थी, कुछ कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि कुछ कंपाउंड का उसके दूसरा हमने पॉइंट क्या डिस्कस किया कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला बाज़ दफ़ा एम्पिरिकल फार्मूला का। तीसरा हम ये कह रहे हैं कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता ही नहीं, जैसे कि आयनिक कंपाउंड हो गए। चौथे नंबर पे हम कौन सी बात डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। चौथे नंबर पे कौन सा पॉइंट है, कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं, सम कंपाउंड्स हैव
सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। और वो क्या है, जैसे कि डाइथाइल ईथर है और इसके अलावा डाइमिथाइल ईथर है, C6H2O। ओके, C2H6O, C2H6 एंड O। ये जो है वो डाइमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल, डाइमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ओके, तो ये था हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ पे अगर इनके दरमियान रिलेशन है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस भी ज़रूर होगा, तो बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो हम इसके डिफरेंस को भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे डिफरेंस एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, ये हमें शो करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड या इन अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ओके, मॉलिक्यूल कंपाउंड तो ज़्यादातर आयंस होते हैं, तो मॉलिक्यूल में हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है, जबकि ये जो है हमें वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है ऑफ एटम्स। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि इसको हम लोग जो है डिटर्मिन कर सकते हैं बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड वो कौन सा है, जैसे कि एलिमेंटल एनालिसिस है, या फिर जो दूसरा है वो क्या है, कंबस्शन एनालिसिस, जिसको हमने डिस्कस भी किया है। कंबस्शन एनालिसिस और एलिमेंटल एनालिसिस से हम इसको पता लगा इसको जो है वो कर सकते हैं, जबकि इसको जो है वो डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। इसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू m इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, उसके बाद तीसरे नंबर पे हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे कि C6H12O6 है, उसके अलावा H2O है, तो इसके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। यहाँ पर C6H6 बेंजीन। और इसके अगर एग्जांपल्स को देखा जाए तो हमें सिंपलेस्ट एम्पिरिकल फार्मूला जो कि सिंपलेस्ट होता है, सॉरी आई थिंक मैं मॉलिक्यूलर का इधर करके एम्पिरिकल का इधर, हाँ जी, तो इसको हम लोग जो है वो डायरेक्टली ये चीज़ यहाँ पे आनी है, मैं यहाँ पे इसी को चेंज कर देती हूँ फर्स्ट वाली लाइन को, क्योंकि सिर्फ यही डिफरेंस आई है। ये जो है हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देता है, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स को बताता है इन अ मॉलिक्यूल, और इसको हम लोग जो है डायरेक्ट मेथड से डिटर्मिन नहीं कर सकते, और इसके लिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला लगता है। वो कौन सा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो इसकी एग्जांपल्स आएंगी एम्पिरिकल फार्मूला वाली, वो क्या होगी, CH, जहाँ पे n होगा, n जो है वो 6 हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बेंजीन है। इसके अलावा जो है वो CH2O हो सकता है, यहाँ पे भी N6 हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हमें ग्लूकोज का फार्मूला ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियोज की है। लेकिन हम यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला की एग्जांपल थोड़ी देख रहे हैं, हम तो यहाँ पे C6H12 मॉलिक्यूलर फार्मूला की ही देख रहे हैं, और उसके अलावा C6H6। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये इसकी सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगी CH2O N, यहाँ पे CH और साथ में N। और एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को शो करता है रेशियो, और इसको जो है वो डिटर्मिन किया जा सकता है कंबस्शन एनालिसिस और एलिमेंटल एनालिसिस, कंबस्शन एनालिसिस और एलिमेंटल एनालिसिस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ऑल्दो मैं ये थोड़ा सा शफल कर गई थी, ठीक है, वो ऊपर मैंने हेडिंग नहीं देखी, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप ना मैंने इसको करेक्ट कर दिया है तो आप इसके नोट्स ले सकते हो।
बिल्कुल, आपकी बुक पे भी अगर डिफरेंस नहीं लिखा तो आप खुद से भी बता सकते हो और इसको भी नोट डाउन कर सकते हो, आपके नोट्स वगैरह सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया है। कोई भी पॉइंट आपने मिस कर दिया तो उसको रिवाइंड करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दो लेक्चर्स पे, ताकि उसको जो है वो अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो किया जा सके। एंड आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।